नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राज व्यवस्था की कक्षाएं शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हमने पहली क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी पाठ्यक्रम पर चर्चा किया था। पॉलिटी का जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय राज व्यवस्था का परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था का परिचय। साथियों, यहाँ एक शब्द आया है भारतीय राज व्यवस्था। राज व्यवस्था राज व्यवस्था जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य व्यवस्था जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था की आवश्यकता होती है, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती है? वही भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है। वही भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है। एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया भारतीय राज्य व्यवस्था में जो राज्य व्यवस्था शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है। पहले हम क्लास को पूरी करेंगे, उसके बाद जितना भी हम क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे लास्ट में एक बार क्या करेंगे, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ एक शब्द आया है राज्य। एक शब्द आया है राज्य, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। राज्य राज्य के लिए चार प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। आवश्यक तत्व हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो राज्य शब्द है उसके लिए चार आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला आवश्यक तत्व है जनसंख्या। साथियों, जनसंख्या के बिना आप किसी भी राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी राज्य होगा वहां निवास करने वाली जब तक जनसंख्या नहीं होगी तब तक आप राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो पहला आवश्यक तत्व है जनसंख्या। दूसरा आवश्यक तत्व है निश्चित निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग। अगर आप किसी भी राज्य का निर्माण करना चाह रहे हैं तो आप किसी जमीन पर ही राज्य का निर्माण करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हवा में आप अपने राज्य का निर्माण कर लेंगे। तो एक निश्चित भूभाग तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो पहला तत्व क्या है? जनसंख्या। दूसरा भूभाग। भूभाग पर जनसंख्या रहेगी। तीसरा आवश्यक तत्व कौन सा है जानते हैं? तीसरा आवश्यक तत्व है सरकार। जिस निश्चित भूभाग में जनसंख्या निवास करेगी उस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जनसंख्या में समन्वय स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सरकार की आवश्यकता होगी। तो राज्य के निर्माण के लिए तीसरा आवश्यक तत्व है सरकार। नेक्स्ट बात कर सकते। हमारा नेक्स्ट तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता। आपके पास जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है और सरकार भी है। इसके बिना भी इन इन तीनों तत्वों के होने के बावजूद भी आप राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्या नहीं होगी? जब तक आपके पास संप्रभुता नहीं होगी। अब संप्रभुता क्या शब्द है? संप्रभुता का अर्थ क्या होता है जानते हैं? संप्रभुता का अर्थ होता है आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता।
बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, आपके पास निश्चित भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी। ठीक है, आपने क्या किया, राज्य का निर्माण कर लिया। लेकिन जो आपकी सरकार है उसके पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का मतलब हुआ आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अगर सरकार कोई भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, सामाजिक विकास से संबंधित योजना चलाना चाहती है तो उसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है। यही क्या कहलाती है, संप्रभुता। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो संप्रभुता नहीं है। और सामाजिक विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, इसके लिए संप्रभुता भी आवश्यक होगी। तो राज्य के लिए स्वतः जो आवश्यक तत्व हो जाएगा वो संप्रभुता। तो आपसे पूछा जाए राज्य के लिए कौन से 4 आवश्यक तत्व हैं, आप जवाब देंगे पहला जनसंख्या चाहिए, दूसरा निश्चित भूभाग होना चाहिए, तीसरा सरकार का होना आवश्यक है और चौथा संप्रभुता। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमने सरकार बनाई है उसके प्रमुख अंग होते हैं, उन अंगों के बारे में जान लेते हैं। शासन के प्रमुख अंग। कौन कौन से शासन के प्रमुख अंग हैं उनके बारे में जानते हैं। शासन का पहला अंग है कार्यपालिका। पहला अंग है कार्यपालिका। दूसरा प्रमुख अंग है विधायिका या व्यवस्थापिका। इसे ही हम व्यवस्थ- विधायिका। और तीसरा प्रमुख अंग है न्यायपालिका। अगर आपसे पूछा जाएगा शासन की कौन कौन से प्रमुख अंग हैं तो आप बताएंगे शासन के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका या न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चौथा अगर कोई भी ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन गलत माना जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है शासन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अंग नहीं है। नहीं होगा तो ये 3 दिए होंगे, और पूछेगा है तो कोई 3 अन्य दिए होंगे और एक ही दिया होगा। आप आराम से ऑप्शन लगा सकते हैं इसमें। आगे जानते हैं शासन के प्रमुख अंगों के बारे में डिटेल में। सबसे पहले जानते हैं विधायिका के बारे में। कानूनों का निर्माण करने का कार्य। निर्माण करने का कार्य विधायिका का होता है। विधायिका का होता है। पहला प्रमुख अंग कौन सा है, विधायिका। विधायिका का प्रमुख कार्य कौन सा है, कानूनों का निर्माण करने का। इसका मतलब क्या हुआ, जो कानून बनाए जाएंगे वो विधायिका के द्वारा बनाएंगे, जैसे संसद हमारे यहाँ कानून बनाने का कार्य करती है। दूसरा बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। कानूनों को, जो कानून विधायिका ने बनाए हैं उनको लागू करने का कार्य, कानूनों को लागू करने का कार्य कानूनों को बनाने का कार्य किसका है, विधायिका का। कानूनों को लागू करने का कार्य किसका है, कार्यपालिका का। नेक्स्ट बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। संविधान की रक्षा करना।
संविधान की रक्षा करना, न्याय करना, संविधान की रक्षा करना, न्याय करना, और तीसरा हमारे मौलिक अधिकारों। ये जो प्रमुख कार्य हैं वो न्यायपालिका के होते हैं। संविधान क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे अभी, ठीक है। तो हमने शासन के प्रमुख 3 अंग पढ़े, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या प्रमुख कार्य है? कानूनों को बनाना। और कार्यपालिका का कौन सा कार्य है? कानूनों को लागू करने का। और नेक्स्ट जो हमारा प्रमुख अंग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं? पहला कार्य है संविधान की रक्षा करना, दूसरा कार्य है न्याय करना, और तीसरा मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। आगे बात करते हैं, संविधान के बारे में जान लेते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज। आपसे पूछा जाएगा संविधान क्या है, आप कहेंगे संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यहाँ याद रखिए ये सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा संविधान क्या है, लेकिन आपको चूंकि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपको संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में जानकारी होना, मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होना और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो मैंने आपको क्या बताया, संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो क्या करता है, जो जो राजनीतिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा का मतलब हुआ सरकार की शक्तियों का सीमांकन करना, हमें मौलिक अधिकारों को प्रदान करना, और राजनीतिक जो राजनीति जो क्षेत्र है उसके शक्तियों को सीमित करना का कार्य कौन करता है? संविधान करता है, ठीक है। राजनीतिक बुनियादी ढांचा, जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है तथा सरकार की शक्तियों का सीमांकन करता है। अगर सरकार की शक्ति असीमित हो जाती है तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सीमांकन करता है। अब आप जानना चाहेंगे कैसे सरकार की शक्तियों का सीमांकन करता है, तो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए सरकार की शक्ति असीमित है, सीमित नहीं है, तो सरकार कल को आपसे कहती है कि लाल कपड़े पहनने पर, लाल कपड़ों को पहनने पर प्रतिबंध है। ठीक है, पहली बार सरकार क्या कह रही है कि लाल कपड़े अगर आप पहनते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, आपको जेल भेजा जाएगा अगर आप लाल कपड़े पहनते हैं और आपका मन है लाल कपड़ों को पहनने का। दूसरा प्रतिबंध सरकार लगाती है कि आप हिंदू धर्म को नहीं मान सकते, हिंदू धर्म को नहीं मान सकते, ठीक है। और तीसरा प्रतिबंध सरकार लगाती है, आप आप बाइक को बिना
बिना सरकार की परमिशन लिए नहीं यूज़ कर सकते। इसका मतलब है कि जब भी आप अपनी बाइक लेके घर से निकलेंगे तो सरकारी अधिकारी या सरकार को पहले कांटेक्ट करेंगे, भाई हम बाइक चलाने जा रहे हैं, और सरकार कहेगी कि बाइक चला लीजिए तो आप बाइक चलाएंगे, और सरकार ने वहाँ मना कर दिया कि आप बाइक नहीं चलाएंगे, फिर आप बाइक नहीं चलाएंगे। अगर इस तरीके के प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं तो वो फिर क्या कर रही है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल। भाई लाल कपड़े पहने या हरे कपड़े पहने ये तो हमारी स्वतंत्रता है, या हम हिंदू धर्म माने या मुस्लिम धर्म माने या ईसाई या पारसी धर्म, ये भी हमारी स्वतंत्रता है। हमारा संविधान ये अधिकार देता है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो सरकार तो इन पर सीमांकन नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा कर रही है तो फिर वो अपनी शक्तियों का क्या कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है। यही गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए ही सरकार की शक्तियों पर सीमांकन करने का जो कार्य है वो संविधान करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? तो हमें फंडामेंटल राइट प्रदान की है। हमारे भारतीय संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दैट मीन्स मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 के अंतर्गत हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारी शक्तियों का, अगर सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है तो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो पहला सीमांकन कर दिया गया। दूसरा, यहीं आप देखते होंगे आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इन सभी चीजों के द्वारा संविधान क्या कर रहा है, सरकार की शक्तियों को सीमांकित कर दे रहा है। और यही हमारी परिभाषा भी कह रही है। तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी, संविधान एक लिखित है। जी बिल्कुल लिखित है। भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, साथ ही साथ सरकार की शक्तियों पर क्या करता है, सीमांकन करता है। मतलब सरकार की जो शक्तियां हैं उस पर क्या करता है, लिमिट लगाता है। आगे बात करते हैं, सॉरी, या हम कह सकते हैं संविधान के बारे में दूसरी परिभाषा अगर देना चाहें, या संविधान, संविधान समूह है। क्या है, समूह है, ग्रुप है किसका, कानूनों एवं संविधान समूह है कानूनों का या नियमों का, कानूनों एवं, कानूनों एवं नियमों का, एक ग्रुप ऑफ लॉस। संविधान समूह है कानूनों एवं नियमों का। कौन से कानूनों एवं नियमों का, जो शासन को चलाने के लिए, जो शासन को चलाने के लिए आवश्यक हैं, शासन को संचालित करने के लिए आवश्यक हैं, चलाने के लिए आवश्यक हैं। तो संविधान समूह है ऐसे नियमों एवं कानूनों का जो शासन शासन को चलाने के लिए आवश्यक हैं। और ये जो कानून हैं, ये जो कानून हैं वो लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। लिखित एवं अलिखित। तो दूसरी परिभाषा क्या हो गई कि संविधान समूह है नियमों एवं कानूनों का जो क्या कर सकते हैं, किसी भी शासन को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। और ये जो कानून एवं नियम है ये लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी। हमारे यहाँ कैसे हैं, रिटन में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
तो हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो संविधान है वो समूह है कानूनों एवं नियमों का जो शासन को चलाने के लिए आवश्यक हैं, और ये नियम और जो कानून है वो लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना से पहले एक टॉपिक और जान लेते हैं, न्यायपालिका के बारे में। भारत की न्यायपालिका पहले इसे जान लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे भारत की प्रस्तावना। भारत की न्यायपालिका। हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसका मतलब सरकार का कोई भी अधिकार न्यायपालिका के ऊपर नहीं है। न्यायपालिका जो निर्णय देती है उसके निर्णय सर्वोच्च होते हैं। ठीक है, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे यहाँ कितने प्रकार के कोर्ट पाए जाते हैं? न्यायपालिका है तो हमारी न्यायपालिका 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहला है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट, फिर आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये कौन से स्तर पर होते हैं? जिला स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं, केंद्र स्तर पर है, और एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। क्योंकि सर्वोच्च है तो एक ही होगा। अगर इसने कोई भी निर्णय दिया है तो वो सर्वमान्य होता है। इसके बाद आप कहीं भी उसका क्या कर सकते हैं? उसके आगे कहीं भी आप न्याय की मांग नहीं कर सकते अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय सुनाया है। ठीक है, तो पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला लेवल पर होता है। अगर आपकी कोई भी समस्या होती है, छोटी मोटी कोई भी मुकदमा होता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं। अगर कोई बड़ा है तो आप हाई कोर्ट में, बड़ा मुकदमा है या बड़ा केस है, उससे भी बड़ा अगर हाई कोर्ट में आपका केस नहीं सॉल्व हो पाता है तो उसके बाद फिर आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यहाँ याद रखना है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। बाकी हम जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई है, तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आप अपने मुकदमे को लेकर, अपने केस को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और ये केवल एक ऐसी स्थिति है। बाकी कोई भी मुकदमा होगा तो आप सबसे पहले या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की प्रस्तावना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। भारत की प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनके बारे में जान लेते हैं। प्रस्तावना क्या है? क्या है? कैसे निर्माण हुआ? कैसे निर्माण हुआ? प्रस्तावना में संशोधन हम कर सकते हैं या नहीं?
संशोधन कर सकते हैं या नहीं, संशोधन कर सकते हैं या कर सकते हैं या नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आप सभी लोग भारत की जो प्रस्तावना है वो पढ़कर आएंगे और मुझे आशा है आप सभी लोगों को याद होगी। तो कौन कौन से टॉपिक्स में भारत की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग, आपने पढ़े होंगे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, आपको याद करनी है। कैसे उसका निर्माण हुआ है, संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं। इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ संविधान में है, भारत के संविधान में, तो आर्टिकल 368 के तहत हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो यही हमें चीज़ देखनी है कि प्रस्तावना में संशोधन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, संविधान का अंग है या नहीं। इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अब सबसे पहले जो हमने पहले कहा था कि हम लास्ट में क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय के बारे में, जो कि हमारा पहला पॉइंट ही था, भारतीय राज्य व्यवस्था। यहाँ जो राज्य व्यवस्था शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, पहला राज्य, दूसरी व्यवस्था। इसका मतलब हुआ किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, राज्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हमने पढ़ा उसके बाद कि जो हमारा राज्य शब्द आया है भारतीय राज्य व्यवस्था में, उसके निर्माण के लिए चार आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। इनमें से किसी भी तत्व के बिना आप राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। संप्रभुता का क्या मतलब होता है, संप्रभुता का मतलब है आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता। आपकी सरकार स्वतंत्र है, आपके विकास के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हमने पढ़ा उसके बाद शासन के प्रमुख अंगों के बारे में। कौन कौन से शासन के प्रमुख अंग हैं, तो मैंने आपको बताया तीन हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या कार्य है, कानूनों को निर्माण करने का जो कार्य है वो विधायिका का है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्यपालिका के। कार्यपालिका का भी क्या कार्य है, कार्यपालिका का कार्य है कानूनों को लागू करने का। हमारे यहाँ जो आईएएस प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सभी क्या करते हैं, जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है उसको लागू करने का कार्य करते हैं। फिर हमने पढ़ा न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या कार्य है, संविधान की रक्षा करना। संविधान क्या है हम आगे पढ़ चुके हैं। दूसरा इसका कार्य क्या है, न्याय करना। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या करती है, न्याय करने का कार्य भी करती है। और फिर तीसरा इसका क्या कार्य है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि जो हमारा संविधान क्या है, जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे संविधान की रक्षा कर रही है, उसके अंतर्गत जो संविधान शब्द आया है उसके बारे में हमने किस में पढ़ा, इस टॉपिक में पढ़ा है कि संविधान क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। हमारे यहाँ संविधान लिखित है, आप चाहें तो गूगल पर भी देख सकते हैं सर्च करके संविधान की कॉपी को। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है तथा सरकार की शक्तियों का सीमांकन करता है। सरकार की शक्तियों का सीमांकन कैसे कर रहा है, उसने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, मैंने आपको बताया भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35। और जब हम मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। 12 से 35 पहला हमारा क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन साथी को चुनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये जो सारे अधिकार हैं वो हमें फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से कर रही है। अब सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकती है, मैंने आपको बताया, कल को वो लाल कपड़ों को पहनने पर रोक लगा दे और आपका मन है लाल कपड़े पहनेंगे तो आप पहन सकते हैं। आप क्या कहेंगे, हमारा मौलिक अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, उसके अंतर्गत हम लाल कपड़े पहने या हरे कपड़े पहने, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, या आप कल को सरकार कहते हैं भाई हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को नहीं मान सकते,
तो ये भी तो गलत बात है, सरकार की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। यहाँ पर भी आप क्या जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है। उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, ठीक है। या आपको सरकार कहती है आप बाइक चलाने के लिए रोज हमसे फ़ोन करके परमिशन मांगे, नहीं भाई, एक बार ड्राइविंग लाइसेंस तो हमें बनवाना पड़ेगा, लेकिन हम रोज़ फ़ोन करके नहीं पूछेंगे कि भाई आज हम बरेली जा रहे हैं, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, आज मैं नोएडा जा रहा हूँ। रोज़ फ़ोन करके आप क्या कर रहे हैं, सरकारी अधिकारियों से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं। ऐसा करेंगे तो ये भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। भाई जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत सारे अधिकार जो हैं वो आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा संविधान की दूसरी परिभाषा को पढ़ा। संविधान क्या है, हमने कहा ग्रुप है किसका, कानूनों एवं नियमों का। भाई संविधान में क्या है, कानूनी तो हैं, नियमी तो हैं। जैसे हमारे घर को चलाने के लिए क्या होते हैं, घर के कुछ कानून होते हैं कि भाई रात के 8 बजे आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, ये संडे सैटरडे को आप कहीं नहीं जा सकते, घर के साथ डिनर करेंगे, या आप लेट नाइट बार में नहीं जाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, दारू नहीं पिएंगे। जिस प्रकार हमारे घर का संविधान होता है वो छोटा संविधान है, उसी प्रकार हमारे देश का संविधान है, क्या है, कानूनों एवं नियमों का समूह है। कौन से कानून, वो कानून हो सकते हैं लिखित हों या अलिखित हों। हमारे भारत में कैसे हैं तो आप जानते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। संविधान है। फिर हमने नेक्स्ट बात की भारत की न्यायपालिका के बारे में, कि भारत की न्यायपालिका हमारे यहाँ हमारी न्यायपालिका की जो संरचना है वो किस प्रकार है। तो हमारे भारत की जो न्यायपालिका है उसकी संरचना निम्न प्रकार है। सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सबसे निम्न स्तर के होते हैं, जिला स्तर पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद राज्य स्तर पर पाए जाते हैं हाई कोर्ट, और केंद्र स्तर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट स्थित है। यहाँ आपको याद रखना है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 12 से 35 किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी के लिए आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या पहले हाई कोर्ट जाना होगा, ठीक है। फिर हमने बात की भारत की प्रस्तावना पर, यह हमारा अगला टॉपिक होगा, आपको पढ़कर आना है भारत की प्रस्तावना को। प्रस्तावना क्या है, कैसे निर्माण करना है, कैसे निर्माण हुआ, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, क्या हम प्रस्तावना संविधान का अंग है नहीं, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल ग्रेट पाठशाला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।